हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज जो है हमारी चर्चा होगी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे। और लास्ट यूनिट में हम लोगों ने जो है अपना यूनिट 5 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट किया था। और आज के इस लेक्चर में हम यही प्रयास करेंगे कि जो यूनिट 5 के बेसिकली टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम कवर अप करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट पर मूव करेंगे। तो आप लोग जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी यूनिट है इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एएम मॉड्यूलेटर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था और चर्चा करी थी कि बेसिकली एम्पलीफायर हमारे कितने टाइप्स के होते थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वहाँ पर ये भी देखा था कि बेसिकली हमारे जो कम्युनिकेशन मॉडल के कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे उनके बारे में भी एक गहन चर्चा करी थी। तो आज हम इसमें और देख लेते हैं। एक हमारा जो आज का टॉपिक है, आप उसमें हम देखेंगे कि कलेक्टर क्या होता है और बेस क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो कलेक्टर मॉड्यूलेशन और बेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि पहली हम बात करें तो ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन की विधि होती है और जो हमारा बेस मॉड्यूलेशन है ये लो लेवल मॉड्यूलेशन की विधि होती है। हाई लेवल मॉड्यूलेशन से यहाँ पर तात्पर्य यही हमारा कि जब हाई फ्रिक्वेंसीज और हाई फेज़ हमें मिलने लगता है किसी भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का तो वो हमारा हाई लेवल कहलाता है, और जब ये चीज़ें हमारी लो होती हैं तो हमारी लो मॉड्यूलेशन कहलाती हैं। अब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और डिफाइन फॉर्म में पढ़े हैं कि इट अकर व्हेन द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट सर्किट इज फाइनल पावर। तो जब ये हमारा वोल्टेज कलेक्टिंग पावर पर अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर हमारा ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा लो मॉड्यूलेशन भी यही कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बायस वोल्टेज को चेंज करता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है कलेक्टर बायस में वोल्टेज को चेंज करता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस हमारा यही है कि बेस बायस वोल्टेज को चेंज करता है और ये कलेक्टर के बायस में उसको वोल्टेज को चेंज करता है। अगर अगला स्टेप हम देखें तो यहाँ पर अधिक ऑडियो पावर की आवश्यकता होती है हमें कलेक्टर मॉड्यूलेशन में, और जो अगर हम बेस मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑडियो पावर की हमारी बचत हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि जो हमारा कलेक्टर की दक्षता होती है वो अधिक होती है, और यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसकी दक्षता जो है थोड़ी सी कम होती है बेस मॉड्यूलेशन में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा कलेक्टर मॉड्यूलेशन में ये विधि एएम ट्रांसमिशन की पद्धतियों पर व्यापक रूप से प्राप्त होती है। और एएम ट्रांसमिशन का मतलब हमने यही देखा था कि एएम ट्रांसमिशन में हम किस तरीके से अपने जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग अपना सिग्नल को ट्रांसमिट करा पाते हैं। यह विधि एसएसबी का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लासेस में कि सिंगल साइड बैंड होता है तो वहाँ पर हमारा बेस मॉड्यूलेशन प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा यहाँ पर एक बेस टॉपिक यही बनता है कि जो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का मतलब यही है कि नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर भी इसको कहा जाता है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को समेशन के तौर पर प्रस्तुत कराते हैं, जिसमें हम AC WBCT का एक सिग्नल लेते हैं और उसको फिर नॉन लीनियर डिवाइस से हम उसको आगे ट्रांसफ़र कराते हैं जो हमारा बैंड पास फिल्टर में जाता है, और ST के द्वारा वो हमें डिज़ायर मॉड्यूलेटेड आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इसको अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की विधि है जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को और ज़्यादा कारगर सिद्ध करती है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉन लीनियर डिवाइस डायोड ट्रांसमिशन वी पास करंट अप्लाइड। अगर हम उस डायोड में अपना करंट पास करेंगे तो हमें एक वोल्टेज की इक्वेशन मिलेगी V नॉट इक्वल टू A विन टी यहाँ पर टाइम है, और B V इन स्क्वायर टी प्लस V इन क्यूब, और टी इस तरह से हमारा एक फॉर्मुलेशन का पूरा ये वाला फैक्टर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर हम आगे देखें इफ़ इनपुट वेव इज स्मॉल देन द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा कि V नॉट इक्वल टू A विन टी प्लस B इन टी। तो यहाँ पर अगर हम एक डायोड की बात करें तो डायोड का काम यही होता है कि किसी भी वेव्स के माध्यम से उसका एक प्रॉपर सिग्नल को प्रोड्यूशन कराना। तो यहाँ पर एक हम वेव फॉर्म इससे खींच सकते हैं जो हमारी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के अंतर्गत आती है कि V वोल्टेज पे हमारा एक कर्व यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेन याद रखने वाली बात है वो हमारी यही इक्वेशन है, V नॉट इक्वल टू A विन टी प्लस B विन स्क्वायर टी। यहाँ पर टी हमारा वोल्टेज है और V नॉट हमारा एक जो टी हमारा वो टाइम है, और V हमारा यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, और B पार्ट में उसका हम ये देखने को विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, एक हमारा इसी का ही अहम टॉपिक है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या होता है। ये ज़्यादातर विगत परीक्षाओं में भी पूछा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि ये भी एक तरह की टेक्निक है जो हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव को जनरेट कराने के लिए उपयोग में करी जाती है।
तो यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें एमटी से हमने AM मॉड्यूलेटर लगाया तो यहाँ पर हमारा S1T से इसको आगे बाईपास मिल जाता है, और दो फंक्शन हमारा जो ऑसिलेटर लगाते हैं वो दो फंक्शन को इसमें विभाजित कर देता है। जैसे AC2 पाई FCT हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था, और एक डायरेक्शन में AM मॉड्यूलेटर भी काम करता है। अब यहाँ पर हम अगर एक समेशन लगाएं तो हम देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर जो पिछले वाले में लगाया था, यहाँ पर भी समेशन का कार्य यही होता था कि वोल्टेज को और ज़्यादा रेक्टिफाई करके वो आगे प्रोड्यूस करता था। तो उसी के आधार पर हम जब इसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर समेशन में हमें DSB यानी कि DSB के द्वारा जब हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होकर मिल जाएगा। तो इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर में आउटपुट धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये इसकी प्रवृत्ति है कि ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट धारा होगी वो सदा से ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, और पुश पुल ट्रांसफार्मर पर दोनों धाराएं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब एक धारा इधर से आ रही है और एक धारा इधर से आ रही है और दोनों अपोजिट चार्ज की हैं, तो वो क्या होगी, दोनों ही कैंसिल हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि तथा कैरियर फ्रिक्वेंसी वेव एक दूसरे से कैंसिल कर देती हैं, अतः जो आउटपुट DSB-SC का है वो तरंग से प्राप्त हो जाता है। तो फाइनली एक ये तरीका है जो हमें DSB-SC बैंड से हमारा आउटपुट मॉड्यूलेशन में जो AM मॉड्यूलेटर की वेव होती है उसको हम यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि कैरियर को सप्रेस करना का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने बात करी कि हमारा कैरियर से कोई भी इस तरह से सिग्नल हमारा जो है वो मूव कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टाई अप करा के एक नॉर्मल वेव फॉर्म में क्रिएट कर देंगे, जिससे जो हमारा सिग्नल है वो आसानी से क्या होगा, वो आसानी से सेंड हो जाएगा। उसके बाद सर्किट के दोनों भागों को बैलेंस करना होता है। अब जब हमारा नॉर्मल वेव फॉर्म अगर आधे सर्किट में इधर बैलेंस हो गई और एक इधर बैलेंस हो गई, तो जो एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा सिग्नल की वेव फॉर्म बनेगी वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में बन जाएगी। तो इसी वजह से इसका बैलेंस होना आवश्यक होता है, दोनों को बैलेंस मॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ है, इसमें कंप्लीट बैलेंस्ड फ्रिक्वेंसी में मेल खाती हुई तरंग जो है वो आपस में बहती है, जिस कारण से हम इसको बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार अगर ना आपको क्लियर हो तो आप 2 से 3 बार तक इस वीडियो को देखिएगा और इसका जो डायग्राम है उसको बना के देखिएगा और इसको अपने आप लिखने का प्रयास करिएगा। तो इस हिसाब से हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की क्लासेस में यूनिट नंबर 6 की ओर अपना जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।